दोस्तों, आशा है मेरे बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। तो यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज हम पढ़ेंगे माइकलसन मोर्ले प्रयोग। इस प्रयोग की क्या अहमियत है और ये क्यों किया गया था, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है, यह हमें इस प्रयोग में चेक करना है। ये हमारा स्रोत उत्तल लेंस, अर्धरजित कांच की पट्टिका, समतल कांच की पट्टिका, दर्पण M1, दर्पण M2 और ये दूरदर्शी। ये पूरी प्रायोगिक व्यवस्था है। स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा है, जिससे कि स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में से अपवर्तित होकर समांतर प्रकाश पुंज के रूप में हमें प्राप्त हो। ये स्रोत से प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर आ रही है। उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ये समांतर किरण पुंज में परिवर्तित हो जाती है। अर्धरचित कांच की पट्टिका तथा समतल कांच की पट्टिका दोनों 45 डिग्री पर झुकी हुई है। अर्धरचित कांच की पट्टिका आने वाली प्रकाश किरण का कुछ भाग अपवर्तित तथा कुछ भाग परावर्तित कर देती है। यह वह प्रकाश किरण दर्शाई जा रही है जो कि कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तित होती है। अपवर्तित प्रकाश किरण समतल कांच की पट्टिका पर आपतित है और समतल कांच की पट्टिका से गुजरने के पश्चात यह दर्पण M2 पर गिरता है। दर्पण M2 से पुनः परावर्तित होकर दूरदर्शी में प्रवेश करता है। इसी प्रकार दूसरा प्रकाश किरण जो कि अर्धरचित कांच की पट्टिका से परावर्तित हुआ था, उसे हम यहां पर हरे रंग से दर्शा रहे हैं। यह प्रकाश किरण दर्पण M1 से परावर्तित होकर नीचे की ओर आती है, जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है। इस प्रकार हमें दूरदर्शी में श्वेत तथा लाल रंग की दो प्रकाश किरणें मिलती है। अर्थात एक प्रकाश किरण वह जो कि अर्धरचित कांच की पट्टिका से अपवर्तित होकर आ रही थी और दूसरी वह जो कि परावर्तित होकर पहुंचती है। इन दोनों प्रकाश किरणों के अध्यारोपण से व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप प्राप्त होता है। यह विभिन्न बिंदु दर्शाए गए हैं। अब यदि समतल कांच की पट्टिका न हो तो क्या होगा? समतल कांच की पट्टिका एक ऐसी पट्टिका है जिसकी मोटाई अर्धरचित कांच की पट्टिका के समान है तथा दोनों समान पदार्थों से निर्मित है और यह P के समान या अर्धरचित कांच की पट्टिका के समान 45 डिग्री के कोण पर झुकी है। अब यदि समतल कांच की पट्टिका न हो तो क्या होगा? जैसा कि हम देखते हैं कि अर्धरचित कांच की पट्टिका प्रकाश किरण को दो भागों में विभाजित कर देती है। एक प्रकाश किरण जो कि अपवर्तित होकर दर्पण M2 की तरफ जाता है तथा दूसरा जो कि परावर्तित होकर दर्पण M1 की तरफ जाता है। वह प्रकाश किरण जो कि अपवर्तित होकर दर्पण M2 की तरफ जा रहा था, जैसा कि हम देखते हैं कि वह पूर्णतः वायु में है, जबकि वह प्रकाश किरण जो कि अर्धरचित कांच की पट्टिका से परावर्तित होकर दर्पण M1 की तरफ जाता है, वह क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जिसने कांच की पट्टिका को एक बार पास किया है या अर्धरचित कांच की पट्टिका से एक बार गुजरा है और पुनः आने में दूसरी बार गुजरता है। इस प्रकार परावर्तित प्रकाश किरण अर्धरचित कांच की पट्टिका से दो बार गुजरता है
जबकि वह प्रकाश जो कि अपवर्तित है पूर्णतः हवा में होता है। इन दोनों प्रकाश किरणों के मध्य उत्पन्न पथांतर को हटाने के लिए हम एक समतल कांच की पट्टिका, जो कि अर्धरजित कांच की पट्टिका के समान मोटाई की तथा समान पदार्थ से निर्मित है, अपवर्तित प्रकाश किरण के पथ में रख देते हैं। अब माइकलसन मोर्ले प्रयोग। ये माइकलसन व्यतिकरण मापक की प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। यहां पर हमने समतल कांच की पट्टिका को नहीं दर्शाया है, क्योंकि इससे हमारे उपकरण की कॉम्प्लेक्सिविटी या उपकरण की जटिलता बढ़ जाती है। ये प्रकाश किरण जो कि उत्तल लेंस पर आपतित है, और चूंकि स्रोत उत्तल लेंस के फोकस पर है, इसलिए समांतर किरण पुंज में परिवर्तित हो जाती है। ये समांतर किरण पुंज अर्धरजित कांच की पट्टिका पर आपतित होता है। अब यहां पर हमारा संपूर्ण उपकरण v वेग से गतिशील है, तो दर्पण M1 पूर्व स्थिति से आगे सरक जाता है। ये उपकरण का वेग, यह वह प्रकाश पुंज दर्शाया गया है जो कि अर्धरजित कांच की पट्टिका से परावर्तित होता है। पूर्व में इसकी दिशा इधर थी, परंतु अब चूंकि दर्पण M1 यहां से आगे बढ़ गया है, जो प्रकाश किरण ऊपर जा रही थी वह M1 से परावर्तित होकर नीचे की तरफ नहीं आ सकती, क्योंकि दर्पण M1 अपनी नई स्थिति पर जा चुका है। इसलिए प्रकाश किरण इस दिशा में जाकर यहां से परावर्तित होगा। परंतु इस दौरान अर्धरजित कांच की पट्टिका भी v वेग से आगे बढ़ जाती है, इसलिए परावर्तित प्रकाश पुंज इस दिशा में गति करेगा। संपूर्ण उपकरण v वेग से गतिशील है, इसलिए दूरदर्शी भी अपनी नई स्थिति में चली जाती है, और इस प्रकार परावर्तित प्रकाश किरण दूरदर्शी में पहुंचती है। बिंदु A की नई स्थिति A' दर्शाई गई है, जहां से प्रकाश किरण दर्पण M1 से परावर्तित होती है। यह दर्पण M2 की नई स्थिति, क्योंकि उपकरण गतिमान है। हरे रंग से उस प्रकाश किरण को दर्शाया गया है जो कि अर्धरजित कांच की पट्टिका से अपवर्तित होता है। यह पुनः दर्पण M2 से परावर्तित होगा और दूरदर्शी में प्रवेश करेगा। B' की नई स्थिति है। दर्पण M2 प्रारंभ में यहां कहीं था, और उसका वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण परावर्तित होती है वह B था। अब B की नई स्थिति B' है। इस प्रकार दूरदर्शी में दो प्रकाश किरण पहुंचती हैं, और जिनके मध्य अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रारूप हमें प्राप्त होता है। ये पूर्व के बिंदु A पहले यहां था। उपकरण के गतिशील होने के कारण बिंदु A की नई स्थिति A' और B की पूर्व स्थिति यहां थी, और नई स्थिति B' पर है। यह हमारा माइकलसन मोर्ले प्रयोग को दर्शाया गया है। यह बिंदु A' की नई स्थिति, B' दर्पण M2 की नई स्थिति, P की नई स्थिति P'। अब A' से P' पर हमने लंब A' O डाला है।
c प्रकाश का वेग, v पृथ्वी या उपकरण का वेग, PA बराबर PB बराबर L, T1 प्रकाश पुंज द्वारा P से A डैश तथा A डैश से P डैश तक पहुंचने में लगा कुल समय। प्रकाश पुंज द्वारा P से A डैश तथा A डैश से P डैश तक पहुंचने में लगा कुल समय। T2 प्रकाश पुंज द्वारा P से B डैश तथा B डैश से P डैश तक पहुंचने में लगा कुल समय। प्रकाश पुंज द्वारा P से B डैश तथा B डैश से P डैश तक पहुंचने में लगा कुल समय। अब हमें T1 तथा T2 का मान ज्ञात करना है। चूंकि यह उपकरण गतिशील है तो इस गतिशीलता के कारण कितना फ्रिंज विस्थापन हमें मिलता है वह हमें ज्ञात करना है। समय T1 की गणना, त्रिभुज PA'O में यह कर्ण, आधार तथा लंब है। So PA' square is equal to PO square plus OA' square। उपकरण v वेग से गतिशील है, अतः t समय में वह vt दूरी तय करेगा। प्रकाश c वेग से गतिशील है, अतः प्रकाश t समय में c इंटू t दूरी तय करेगा तथा PA जो कि OA' के बराबर है उसका मान L है। सो PA' इक्वल टू CT प्रकाश पुंज द्वारा t समय में तय दूरी, AA' इक्वल टू VT उपकरण द्वारा t समय में तय दूरी तथा OA' इक्वल टू L। ये सभी मान हम इस समीकरण में रख देते हैं। सो C स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर T स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। सो T स्क्वायर इंटू C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, या इसे सरल करने पर T बराबर L अपॉन रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। यह वह समय है जब प्रकाश किरण P से A' तक पहुंचती है। जितना समय P से A' तक पहुंचने में लगाती है उतना ही समय पुनः A' से P' तक आने में लगता है। अतः T1 बराबर 2T बराबर 2L अपॉन रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब यदि यहां से C स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो वर्गमूल से बाहर आके वह C बन जाएगा। सो 2L अपॉन C 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर पावर माइनस हाफ। अब बाइनोमियल एक्सपांशन से या द्विपद प्रसार से T1 बराबर 2L बाई C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। चूंकि V का मान C की तुलना में बहुत कम है, उपकरण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम उच्च पदों को नगण्य मान लेते हैं। अतः T1 बराबर 2L बाई C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। समय T2 की गणना, जैसा कि हम जानते हैं T2 प्रकाश पुंज द्वारा P से B डैश तथा B डैश से P डैश तक पहुंचने में कुल समय है। PB डैश दिशा में प्रकाश का वेग C माइनस V। चूंकि PB डैश की दिशा में उपकरण तथा प्रकाश दोनों एक ही दिशा में गतिशील है, इसलिए इसका सापेक्ष वेग C माइनस V होगा। B डैश P डैश दिशा में प्रकाश का वेग C प्लस V। B डैश P डैश दिशा में चूंकि प्रकाश इस दिशा में आ रहा है तथा उपकरण इस दिशा में है, तो दोनों का सापेक्ष वेग C प्लस V होगा। अब T2 बराबर L अपॉन C माइनस V प्लस L अपॉन C प्लस V। L अपॉन C माइनस V वह समय है जब प्रकाश पुंज
P से B डैश पहुंचता है तथा L अपॉन C प्लस V प्रकाश पुंज द्वारा B डैश से P डैश तक पहुंचने में लगा समय है। अतः कुल समय L अपॉन C माइनस V प्लस L अपॉन C प्लस V, और इसे सरल करने पर 2LC अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब यहां से हम C स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 2LC अपॉन C स्क्वायर 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। अब नीचे C स्क्वायर हमने कॉमन लिया है और ऊपर C है, तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो T2 बराबर 2L अपॉन C 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। अब यदि इसे अंश में ले जाया जाए तो 2L बाई C 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर पावर माइनस 1, बाइनोमियल एक्सपांशन से ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो T2 बराबर 2L बाई C 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब V का मान C की तुलना में बहुत कम है, इसलिए उच्च पदों को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, इसलिए T2 बराबर 2L अपॉन C 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। फ्रिंज विस्थापन। परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश किरणों के मध्य समयांतराल डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1। अब T1 बराबर 2L अपॉन C 1 प्लस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर था, T2 बराबर 2L बाई C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। अतः समयांतराल डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, 2L बाई C दोनों में कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर माइनस 1 माइनस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर। इस प्रकार 1 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर का मान V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर होगा। अतः डेल्टा T बराबर 2L बाई C V स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, यहां पर 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, C और C स्क्वायर C क्यूब, सो डेल्टा T बराबर L V स्क्वायर अपॉन C क्यूब। अब यदि संपूर्ण उपकरण को 90 डिग्री से घुमा दिया जाए, इस अवस्था में परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणें आपस में बदल जाएंगी तथा प्राप्त समयांतराल डेल्टा T डैश बराबर माइनस LV स्क्वायर अपॉन C क्यूब होगा। अतः कुल समयांतराल डेल्टा T माइनस डेल्टा T डैश बराबर 2LV स्क्वायर अपॉन C क्यूब। पथांतर। जैसा कि हम जानते हैं, यदि समयांतराल को वेग से गुणा कर दिया जाए तो हमें पथांतर प्राप्त होता है, इसलिए पथांतर बराबर C इंटू कुल समयांतराल, तो 2LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। यह दोनों प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर होगा। एक निर्देश बिंदु से गुजरने वाली फ्रिंजों की संख्या। निर्देश बिंदु से गुजरने वाली फ्रिंजों की संख्या पथांतर अपॉन प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। अब पथांतर 2LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर था, इसलिए गुजरने वाली फ्रिंजों की संख्या 2LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर लैम्डा होगी। माइकलसन मोरले ने अपने प्रयोग में L का मान 11 मीटर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा उपकरण का वेग 30 किलोमीटर पर सेकंड रखा। अब यदि इन सभी मानों को इस समीकरण में रख दिया जाए तो डेल्टा N बराबर 0.37 प्राप्त होता है।
चूंकि इस मान का फ्रिंज विस्थापन उपकरण द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, अतः फ्रिंज विस्थापन ज्ञात करने की इस उपकरण की पूर्ण संभावना है। डेल्टा एन के इस मान से ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग ज्ञात किया जा सकता है, परंतु माइकलसन मोर्ले को इस प्रयोग में किसी भी प्रकार का कोई फ्रिंज विस्थापन प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस प्रयोग का यह परिणाम निकलता है, पृथ्वी तथा ईथर के मध्य सापेक्ष वेग 0 होता है, अर्थात v=0। इसलिए इस प्रयोग को ऋणात्मक प्रयोग भी कहते हैं। So please like, share and subscribe the channel for more interactive session of this type. Thank you.